वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और भैया हम चैप्टर कर रहे थे हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। ये उसका पार्ट नंबर 2 है। आपको नहीं पता होगा पर इसको रिकॉर्ड करने में जान निकल गई। मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हर बार कोई ना कोई ऑडियो इशू हो जाता था, कभी बीच में से गायब हो जाती थी, कभी पूरे में ऑडियो गायब हो जाती थी, तो मेरी जान निकल गई। चलिए मैं आपको एकदम जीरो से दोबारा से बताता हूँ कि भैया हमने क्या पढ़ लिया था और हम आगे कहाँ हैं। देखिए आपके केस में भी आपको ना 3 टर्म्स आपको याद होनी चाहिए इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। वो है जीन। जीन क्या होता है? जैसे आपकी हाइट एक जीन है, आपकी आईज का कलर एक जीन है, इसे हम जीन कहते हैं। ये आपके डीएनए का एक हिस्सा होता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर एक वर्ड होता है लोकस। जैसे अगर आप पूरे डीएनए का स्ट्रक्चर आप बनाए ना तो कुछ ऐसी फोटो बनेगी, तो जीन का यहाँ पर होता है, ठीक। अब जीन की ये लोकेशन है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है दूसरा डीएनए यहाँ पर हो, तीसरा डीएनए यहाँ पर हो, तो हर एक जीन की एक लोकेशन होती है और लोकेशन को हम बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस, ठीक है। तीसरा है एलील। एलील क्या होता है? एक जीन का वर्जन को कहते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं मम्मी की हाइट लंबी है, पापा की हाइट छोटी है। उल्टा बोल दिया मैंने, देखो मम्मी की हाइट लंबी है, पापा की हाइट छोटी है, तो ये 2 टाइप के जीन हो गए ना कि भाई 2 हाइट, छोटी हाइट बड़ी हाइट, ठीक। तो ऐसे 2 टाइप की जो जीन्स होती हैं उनको हम कहते हैं एलील। एलील मतलब एक तरह से कहो वर्जन। एक जीन के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं। हो सकता है भैया दादाजी 7 फुट के हो, ठीक है ना, और घर में जो तुम्हारी दादी हो उनके खानदान से लोग 6-6 फीट के हो, तो हाइट के 2 वर्जन हो गए कि 60 फीट का भी बच्चा हो सकता है, 6 फीट का भी बच्चा हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट। जी सर, बात समझ में आ रही है। अब जरा थोड़ा और समझते हैं जरा। अब जो एलील होता है, ठीक है ना, वो मैंने आपको बता दिया कई टाइप के वर्जन होते हैं। अब देखिए इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल एक और होता है आईज, आंखें। ब्राउन आईज, ब्लू आईज, ग्रीन आईज। तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन हो गए। आंख कैसी कैसी हो सकती है, क्लियर है। तो डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन को कहा जाता है, डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन को कहा जाता है एलील। क्लियर है? बात समझ में आई? जी सर बिल्कुल, आपकी बात कट्ठा समझ में आ गई। नाउ अब जरा हम थोड़ा यहां से हम आगे चलते हैं जरा। नाउ यहां से एक अच्छा लोकस, मैं आपको लोकस मोटा मोटा बताया था। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है लोकस का। क्या था? लोकस क्या होती है? लोकेशन। देखो यहाँ पर आपकी जीन्स की लोकेशन है, इसे हमने कहा लोकस। और एक जीन्स के 2 टाइप हैं, उसे हमने कहा एलील। क्लियर है बात? चलिए अब जो हमारा आज से जो मामला स्टार्ट होना था उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट का नाम था मेंडले। क्या नाम था? मेंडले, ठीक है ना, ये नाम है उसका, मेंडले। तो मेंडल साहब ने कहा, जॉर्ज मेंडल ने, कि देखिए मुझे ना ये पता लगाना है कि अगर मान लीजिए मेरे पापा लंबे हैं और मेरी वाइफ छोटी है तो मेरे बच्चों की हाइट में क्या होगा, ये बात मुझे पता लगानी है। और मेरे बच्चों के बच्चों में क्या होगा, ये बात पता लगानी है। पर वो बहुत कंफ्यूज होने लगे कि यार मैं कैसे पता लगाऊं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्सपेरिमेंट किसी इंसान पे करें तो इंसान तो शादी ही 20 साल बाद करता है, ठीक है ना। 20 साल के बाद 2-3 साल बाद वो बच्चे करेगा, बच्चे करने के बाद फिर वो 20 साल बड़े होने में लगाएंगे, फिर वो शादी करेंगे। तो ऐसे तो बच्चे के बच्चे में डिफरेंस पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तब तक तो भैया जो मेंडले साहब है निपट लेते, तो ना बूढ़े हो जाते। तो उन्होंने कहा कि यार किस पे एक्सपेरिमेंट करूं, तो उन्होंने कुत्ते पे करता हूं। तो कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट करने में प्रॉब्लम क्या थी? 10 साल का गैप आता है, ठीक है ना। और 10 साल लंबा डिफरेंस हो जाता है कि भैया कुत्ता पूरी जो लाइफ जिएगा वो 10 साल जिएगा, तो यार उसकी पूरी 10 साल जिएगा, फिर उसका जो बच्चा है वो भी 10 साल जिएगा कुत्ता, फिर उसका बच्चा 10 साल जिएगा, तो ऐसे 30 साल चले जाएंगे, तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो उन्होंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, वो था पी प्लांट। पी प्लांट की जनरेशन, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन आप कुछ ही महीनों में देख सकते हो। 3 to 4 मंथ्स में आप उसकी जनरेशन देख सकते हो। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, एमसीक्यू में आया है, बाकायदा बता रहा हूं मैं आपको, पास्ट पेपर चेक करना, वहां पर देखिएगा व्हाई मेंडले ओनली चूज अ पी प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम है पायसियम सैटिवियम। उन्होंने यही प्लांट को चूज क्यों किया? कोई और भी तो प्लांट चूज कर सकते थे वो। तो इसके पीछे कई कारण है। पहला तो ये है कि इजीली रिप्रोडक्शन हो सकता है और जल्दी जल्दी हो सकता है, ठीक है। अब इस दूसरा ये है प्रेडिक्टेबल पैटर्न। इसमें उन्होंने देखा था कि अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, मतलब 2 पेरेंट्स हैं, एक लंबा पेरेंट्स है, छोटा पेरेंट है, मतलब एक प्लांट की जो लंबाई है वो ज्यादा है, एक प्लांट की लंबाई छोटी है, तो उनके लिए आगे वाली जनरेशन के लिए प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान था कि आगे क्या हो सकता है। और वो उसी को बच्चे पैदा करके, मतलब जो नेक्स्ट पी प्लांट था उसे करके देख सकते थे कि हाँ मेरी बात सच है कि गलत है, ठीक है। दूसरी बात, इजीली ऑब्जर्वेबल ट्रेट, मतलब आप पी प्लांट को देख के बता सकते हो कि यार जो ट्रेट्स मम्मी पापा से इसके ट्रांसफर हुए हैं वो कितने डिफरेंट हैं,
ठीक है ना। तो ये सारी तीन बातें थी, तीन वजह थी जिसकी वजह से पी प्लांट को चुना गया, ठीक है ना। नाउ अब मेनले मेथड में जब उसने करा तो एक्सपेरिमेंट करा, तो उसने क्या करा कि एक प्योर ऐसा प्लांट लिया इसमें सारे प्लांट लंबे थे। जैसे मान लो आप अफ्रीका जाओ तो अफ्रीका में मेजॉरिटी लोग आपको 6 फीट के मिलेंगे, या आप रशिया जाओ तो रशिया में मेजॉरिटी लोग आपको 6 फीट के मिलेंगे। तो ये जो क्या हुई प्योर ब्रीड। पर वहीं कहो उत्तराखंड जा रहा हूं मैं, उत्तराखंड में मेजॉरिटी लोग 5 फुट 5 इंच के मिलेंगे। समझ मेरी बात, 5 फुट 5 इंच के। नाउ तो ऐसे उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने ऐसी ली कि जहां पर शॉर्ट लोग ही मिलते हैं, और एक ऐसी जनरेशन ली जहां पर लॉन्ग लोग ही मिलते हैं, और ये उसने किस ली पी प्लांट के अंदर ली। नाउ शॉर्ट और लॉन्ग को क्रॉस करवाया, क्रॉस मतलब इंटरकोर्स मतलब वो जो सेक्स आप जानते हो वर्ड, ठीक है। वो कराने के बाद उसको दो टाइप के प्लांट मिले, ठीक है। दो टाइप के जो प्लांट मिले उसको उसने कहा हाइब्रिड प्लांट। हाइब्रिड प्लांट क्यों कहा? अब मान लो अफ्रीकन और इंडियन की शादी हो जाए तो क्या आप उसे प्योर अफ्रीकन बोल दोगे? नहीं सर। क्या आप उसे प्योर इंडियन बोल दोगे? नहीं सर, वो तो मिक्स है। तो यहां पर मिक्स ना बोल के उन्होंने कहा हाइब्रिड। क्या वर्ड बोला? हाइब्रिड, ठीक है ना। नाउ जब हाइब्रिड कराया तो उन्होंने देखा कि जेनेटिक लेवल पे अब जो प्लांट की हाइट तो दोनों की लंबी लंबी आई जो पापा पे गई, ठीक है ना। बट ये जो पी प्लांट है इसकी जेनेटिक ऑर्डर में एक बड़ी हाइट का जीन आ गया, एक छोटी हाइट का जीन आ गया। यहां पर भी एक बड़ी हाइट का जीन आ गया, अब छोटी हाइट का जीन आ गया। अब सोच के देखो, मान लो मैंने एक अफ्रीकन और इंडियन की शादी कराई, अफ्रीकन इंडियन की शादी से एक लड़का हुआ, लड़का पापा पे गया, पापा की वजह से इसकी हाइट लंबी आ गई, और इंडियन की हाइट क्या होती है? छोटी, अफ्रीकन की होती है लंबी। अब ये हो सकता है ना कि अगली जनरेशन में जब ये बच्चा पैदा करे तो हाइट छोटी निकल जाए, हो सकता है। बिल्कुल सेम बात इन्होंने कहा कि सर देखो मेरे इस वाले पी प्लांट में एक ऐसा जीन आ गया जिसमें शॉर्ट हाइट का भी है। अगर मैं अब इन दोनों का मीटिंग कराऊं, मतलब इन दोनों का इंटरकोर्स करा दूं, तो मुझे कई टाइप के बच्चे मिलेंगे। एक मिलेगा पूरा प्योर ब्रीड, मतलब इसमें दोबारा से टीटी जनरेशन आ जाएगा कि आगे अगर ये शादी करे भी और बच्चा पैदा करे तो लंबा ही पैदा होगा। दूसरा आएगा मिक्स ब्रीड, हाइब्रिड, ठीक है। तीसरा भी हाइब्रिड आएगा। फोर्थ वाला जो आएगा अगेन प्योर ब्रीड, मतलब शॉर्ट हाइट आएगा। तो इन्होंने इस चीज के लिए एक चीज निकाली, नोटिस करा उन्होंने कि भैया ये तो अगर मान लो जो पहले बच्चे पैदा हुए उसे हम कह सकते हैं F1 जनरेशन, जो दूसरी बार पैदा हुए उसे हम कहते हैं F2 जनरेशन। बट यहां पर दो टर्मिनोलॉजी देखो जो आपको समझने वाली है। पहले इन्होंने कहा जीनोटाइप। जीनोटाइप वो होता है जो कोडिंग होती है ना, जीन्स की जो कोडिंग होती है उसको उन्होंने कहा जीनोटाइप। और फिनोटाइप वो है जो हम सामने सामने देखते हैं कि सामने प्लांट बना या उगा तो कैसा होगा, इसे हम कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है ना। फिर आता है यहाँ पर F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जो जीनोटाइप की कोडिंग है जरा वो देखो जरा, टी कितना है? एक लिख दिया। फिर टी ये कितने हैं? 2, तो देखो यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर स्मॉल टी कितना है? 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ये इस तरह से इसने बोला कि ये है जीनोटाइप की कोडिंग। नाउ लास्ट है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या मतलब? देख कैसा रहा है। अब देखो यहाँ पर ये भी डोमिनेंट, यहाँ पर भी ये भी प्लांट लंबा है, ये भी प्लांट लंबा है। इसका मतलब हाइट वाले चीज ने डोमिनेट किया है। तो हमारे पास 3 प्लांट लंबे मिले और 1 प्लांट हमें छोटा मिला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ठीक है ना, मेंडले साहब ने 3 लॉ निकाले। क्या निकाले? 3 लॉ निकाले। जब इन्होंने 3 लॉ निकाले ना तो इनकी ना बात को 7 इयर्स तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। पता है क्यों नहीं दी गई? पहला रीजन ये था, ये एक तो मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन ने बायोलॉजी की चीज डिस्कवर कर दी थी। दूसरी बात इन्होंने कहा अगर आपने ह्यूमंस पे करा होता तो इसका प्रमाण ज्यादा होता। ह्यूमन पे करी हुई चीज आपकी गारंटी होती कि अगले ह्यूमन में भी हमें यही देखने को मिलेगा। खैर 7 साल तक ये परेशान रहे। फिर 3 साइंटिस्ट ने इनकी बात को एग्री करा और इनके दिए गए 3 लॉ को भी एग्री करा। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लास्ट था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझते हैं तीनों लॉ क्या क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि वो कहते हैं कि अगर मान लो मम्मी और पापा शादी करते हैं तो उनमें से मम्मी भी अपनी हाइट का जीन देंगी और पापा भी अपनी हाइट का जीन देंगे, ठीक है। मम्मी अपने हेयर्स का जीन देंगी, पापा भी अपने हेयर्स का जीन देंगे। मम्मी अपनी आईज का जीन देंगी और पापा भी अपनी आईज का जीन देंगे। तो ऐसे ही हर मम्मी पापा अपनी पूरी बॉडी पार्ट का कोई ना कोई जीन लाकर आगे रखेंगे। अब जो जीन स्ट्रांग होगा,
जो जीन स्ट्रांग होगा वो चीज हमें बच्चों में देखने को मिलेगी, और जो चीज वीक होगी वो चीज हमें बच्चों को देखने में नहीं मिलेगी। अब एक बच्चे ने ऑफलाइन क्लास में मेरे से पूछ लिया कि सर ये कैसे पता लगता है कि कौन सी स्ट्रांग है कौन सी वीक है। देखो, ये जीन्स लेवल पे जीन ही अपने आप में डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। जीन्स ही अपने लेवल पे अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, ठीक है ना। अब यहां पर जब लॉ ऑफ डोमिनेंस लगा, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो चीज डोमिनेट करती है, जो दिखती है हमें, उसको हमने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। जो बच्चे के अंदर हमें दिखा कि बच्चा लंबा पैदा हुआ छोटा पैदा हुआ, जो भी हमें दिखा हमने कहा उसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो इसने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? हमारा जो डीएनए होता है, ठीक है ना, या हमारा जो जीन होता है वो हमें मॉम डैड से मिलता है, क्लियर है। अब हमें मॉम से अगर हाइट का एक जीन मिला तो पापा से भी तो एक मिला। अब हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो जब बच्चा पैदा होता है उस स्टेज को हम कहते हैं मियोसिस वाली स्टेज। क्या नाम है इसका? मियोसिस। मियोसिस की स्टेज के अंदर ये डिसाइड हो जाता है कि हमें कौन सी हाइट लेनी है, ये वाली हाइट लेनी है, ये वाली हाइट लेनी है। अब ये जो हाइट का डिसाइड होने वाला होता है इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्लियर है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब जहां पर चॉइस की जा रही है, जहां पर चॉइस की जा रही है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और यहां पर आपका एक जीन डिसाइड होकर आ जाता है, क्लियर है। बात समझ में आ गई? हाँ, आगे देखिए। अगला होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये बात क्या कहता है? मान लो हाइट पापा की आई है तो ऐसा हो सकता है आईज मम्मी की आ जाए, ठीक है ना। बात समझ आ रही? अगर पापा की हाइट आई है तो ऐसा हो सकता है मम्मी की आईज आ जाए, ठीक है। लिप्स दादाजी के आ जाए, ऐसा हो सकता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऐसा नहीं है कि एक की बात मानी जाएगी, जो जीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग या डोमिनेंट होगा वो चीज आ जाएगी और वो थ्रू आउट द लाइफ रहेगी। ऐसा नहीं है कि अभी हाइट लंबी है तो बाद में छोटी हो जाएगी, ना। अभी आइस का कलर ब्राउन है तो बाद में ब्लैक हो जाएगा, ना, ऐसा नहीं होता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, चलो। अब देखो, जिससे हम प्योर ब्रीड मिक्स ब्रीड बोल लेते हैं, साइंटिफिक टर्म में प्योर ब्रीड को कहते हैं होमोजाइगोस और मिक्स ब्रीड को कहा जाता है हेट्रोजाइगोस, क्लियर है। बात समझ में आ गई। अब यहां से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मोनोजाइगोस हाइड्रोजाइगोस में भी एक चीज का अंतर होता है, वो होता है मोनोहाइब्रिड और दूसरा होता है डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि प्योर ब्रीड को रखा जाता है। मोनोहाइब्रिड मतलब, इसका मतलब क्या होता है मोनोहाइब्रिड का? मतलब मीटिंग, इंटरकोर्स, इसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड के अंदर रखा जाता है हमारा प्योर ब्रीड को, ठीक है, जिसे हमने F1 जनरेशन में पैदा किया, ठीक। मोनोहाइब्रिड के अंदर दो लॉ लगते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्लियर है। यहां पर जब दो हाइब्रिड बन जाती हैं, ठीक है ना, जैसे ये वाली स्टेज थी, जैसे मैं आपको ऐसे बताता हूं, यहां पर दिखाता हूं आपको। यहां पर जो हुआ है वो है मोनोहाइब्रिड। ये क्या है? मोनोहाइब्रिड मिले हैं ये, ठीक है। ये है प्योर ब्रीड। जब प्योर ब्रीड मिक्स करती हैं या मीटिंग करती हैं, इंटरकोर्स करती हैं, सेक्स करती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड। जब यहां पर नॉन प्योर ब्रीड इंटरकोर्स करती है उसे कहते हैं डाइहाइब्रिड। क्या कहते हैं? डाइहाइब्रिड, ठीक है। नाउ यही बात को समझा रहा है। तो डाइहाइब्रिड के अंदर वो ये कह रहा है कि आपको जो लॉ लगेगा वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप डाइहाइब्रिड क्रॉस को और लेके जाओ और आप पूछो कि भैया मुझे बताओ जीनो जो उसका फिनोटाइप है उसका रेशियो क्या बना, समझो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं ये जो बच्चे पैदा हुए इनमें भी आप इंटरकोर्स करवा दो या मैं कहूं मीटिंग करवा दो तो आपके और टाइप के बच्चे पैदा होंगे। तो अभी जो रेशियो आपका 3:1 में आया है ना, वो आएगा 9:3:3:1 में आएगा ये रेशियो, क्लियर है। तो इस रेशियो को भी आपको याद रखना है। यहाँ से पूछा जाता है कि F2 जनरेशन में अगर आपने इंटरकोर्स कराया होता तो आपको क्या क्या देखने को मिलता, तो वो है 9:3:3:1। ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ अब
कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको समझना है। देखो मैं आपको याद है बार बार बोला था F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। तो जो एक्चुअल साइंटिफिक टर्म है ना वो F के लिए जो है वो है फिलाइल। क्या है? फिलाइल। हम इंग्लिश में बोल देते हैं उसे जनरेशन। तो याद रखना कहीं अगर फिलाइल लिखा आ जाए तो परेशान मत होना। फिलाइल मतलब क्या है? जनरेशन। ठीक है ना? चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई। अब यहां से हम थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो मेंडले साहब के अलावा भी साइंटिस्ट आए और उन्होंने भी कुछ नियम बताए। वो नियम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला नियम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब कोई भी एक डोमिनेंट नहीं हुआ ट्रेड। के दूसरा है कोडोमिनेंस, दो ट्रेड या दो खासियत कह लो एक साथ आ गई। तीसरी खास बात देखो मल्टीपल एलए। मल्टीपल एलए में क्या हुआ कि मान लो आपका ब्लड ग्रुप ए भी है, ए बी भी है, ए बी भी है और ओ भी है, तो इसके पास कई सारे ऑप्शंस हो गए। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ कि आपके पास जो आगे ब्लड ग्रुप आया उसको कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, खाली दो नहीं मिल रहे हैं। जो फॉर एग्जाम्पल आपके दादाजी 7 फीट के थे, पापा 6 फीट के हैं, मामा जी 12 फीट के हैं और आपके जो भैया हैं वो 4 फीट के हैं। तो अब उसको क्या हो गया, 4-5 ऑप्शन मिल गए कि हाइट कौन सी चूज करूं। तो सेम वे जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एक ट्रेड को पाने के लिए तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल एलए। तीसरा देखो, तीसरा होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है कि कई सारे जीन मिलके एक नया टाइप का एक स्किन टोन या कुछ एक नई टाइप की ट्रेड बना दे और उसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक लास्ट होता है इसे कहते हैं प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी क्या होता है? म्यूटेंट। आपने म्यूटेंट वर्ड सुना है? एक्समैन मूवी देखी होगी। एक्समैन में क्या होता है कि हर इंसान पर ताकत होती है, जैसे कोई लेजर छोड़ रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, कोई बर्फ जमा दे रहा है, कोई अपने हाथों से आग निकाल रहा है। तो म्यूटेशन मतलब आपकी बॉडी में ही चेंजेस आ गए हैं। जैसे चलो अभी बताता हूँ जैसे कैसे है, ठीक है। पर 5 टाइप के ये देखे गए कि 5 ऐसी चीजें हैं जो कि मेंडले के बियॉन्ड डिस्कवरी करी गई। दोबारा बोलता हूँ, मेंडले ने कुछ चीजें डिस्कवर की थी पर इन्होंने चीजें अलग डिस्कवर कर दी। अब जरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझो क्या होता है। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि मान लो एक फ्लावर था कि रेड, प्योर रेड कलर था और दूसरा था व्हाइट कलर का। दोनों ने अपने जब बच्चे को पैदा किया ना तो वो रेड व्हाइट कलर का मिक्सचर बन गया, मतलब पिंक कलर। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो, अगर मैं अभी यहाँ पर आपके सामने गूगल पे जाऊं तो देखो गूगल पे मुझे क्या दिख रहा है। ये देखो यहां पर क्या हुआ कि जो रेड कलर था वो पिंक में देखो कन्वर्ट हो गया। ये देखो रेड, दो रेड मिलके किसमें हो गया? पिंक में। मतलब एक रेड और एक व्हाइट मिलके किसमें आ गया? पिंक में। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? मिक्सचर हो जाता है दो चीजों का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है मेरी जान? दो चीजों का एक मिक्सचर होकर एक नया कलर बन जाता है या नया कॉम्बिनेशन बन जाता है। जैसे इसमें इंसानों में बात करें तो इंसानों में क्या होता है, अगर मैं इंसानों की बात करूं, जैसे एक पापा हैं, इनके बाल है घुमराले। पापा के बाल कैसे हैं? घुमराले। ये पापा के बाल हैं ऐसे। अब मम्मी के बाल जो है वो है स्ट्रेट। मम्मी के बाल है स्ट्रेट। ठीक है। अब बच्चा पता है कैसा पैदा हो सकता है कि उसके आधे बाल तो स्ट्रेट हो और उसके बाद घुमराले। ये आपने नोटिस भी किया होगा, लड़कियों में बहुत आसानी से नोटिस आता है, उनके लंबे बाल होते हैं। तो बात समझ में आ रही है? सो ये भी एक टाइप का एक बच्चा पैदा हो सकता है इस ट्रेट के साथ, इस जीन की खासियत के साथ, और इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां पर एक जीन ने डोमिनेट नहीं किया। ठीक है ना रेड कलर ने डोमिनेट किया ना व्हाइट ने डोमिनेट किया, दोनों की मिलकर एक नया जीन बन गया। ठीक है ना, दोनों का मिक्सचर बन गया। इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब आता है को डोमिनेंस। आपने गाय देखी होंगी, गाय आपने खाली व्हाइट रंग की भी देखी होंगी और ब्लैक रंग की भी देखी होंगी, आई एम श्योर। ठीक है, ब्लैक तो हमारे इंडिया में मिल जाती है, बट आजकल नोटिस करना इंडिया में गाय जो आ रही है ब्राउन पैचेस प्लस व्हाइट कलर की आ रही है। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो गाय काली थी और जो सफेद थी, दोनों कलर ने कहा कि हम दोनों को ही आना है, पर दोनों ने ये कहा जीन्स ने हमें मिक्सचर नहीं करना, हम दोनों एक साथ नहीं आना चाहते, हम अलग अलग आना चाहते हैं। तो गाय के कलर में आपको ना फर्क दिखेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर फोटो में दिखाता हूँ, ये देखो। तो दोनों कलर ने यहाँ पर बोला कि भैया हमें तो दोनों को ही एक साथ आना है, इस चक्कर में भैया दोनों आ गए, ब्राउन भी पैचेस आ गए और व्हाइट भी आ गए। इसे हम कहते हैं को डोमिनेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट खेल है यहाँ पर, ध्यान से देखो जरा। नेक्स्ट खेल ये कहता है
कि अब आता है मल्टीपल एले। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर पूमा के भी शूज हो, एडिडास के भी शूज हो, मैं कहता हूं जॉर्डन के भी शूज हो, ठीक है, और मैं कहता हूं बाटा के भी शूज हो, तो अब आप पे ऑप्शन है ना यार, मैं कौन से शूज लूं। तो जब आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं किसी एक जीन के अंदर, तो हम उसे कहते हैं मल्टीपल एले। एक और एग्जांपल देता हूं, आपके पास ग्रीन आइस का भी ऑप्शन है, ब्लैक आइस का भी ऑप्शन है, ठीक है, ब्लू आइस का भी ऑप्शन है, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या नाम है, पिंक आइस का भी ऑप्शन है। तो आपके जीन्स के पास जब मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कोई एक चीज लेने के लिए, तो हम उसे कहते हैं मल्टीपल एले। कि बस मल्टीपल एले ऑप्शन है हमारे पास, जिससे हम आगे नेक्स्ट जनरेशन में चूज कर सकते हैं। अब आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये भाई साहब खतरनाक होता है। ये खतरनाक क्यों होता है, इसमें आप ये नहीं सोच सकते क्या हो जाएगा। ऐसा होता है मल्टीपल जीन्स मिलके एक नई चीज बना देते हैं। मल्टीपल जीन्स मिलके एक नई चीज बना देता है। देखो कैसे, ये देखो, ये सारी की सारी अफ्रीकन है, ठीक है ना, बट यहाँ पर जो आपके राइट हैंड साइड पे आपको दिख रही है अफ्रीकन, जैसे मैं इसकी बात करूं, ये आपको ज्यादा डार्क दिख रही होगी। फिर मैं इधर की तरफ जाता जाऊंगा जैसे जैसे, ये आपको लाइट कलर की दिख रही होगी। क्यों? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऐसा हो सकता है इनके मम्मी पापाओं में से किसी ने व्हाइट लोगों से शादी करी हो, ठीक है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम में इनके पास बहुत सारे स्किन टोन का ऑप्शन आ जाए। जैसे मैं आपको समझाना चाहूं तो देखो, ऐसा हुआ होगा कि एक सेकंड भाई, यहां से हटाऊं मैं, चलो भाई, अब देखो ऑप्शन ये हुआ कि पहले तो अफ्रीकन थे पेरेंट्स, पर अफ्रीकन की शादी व्हाइट से हो गई। व्हाइट से होने के बाद कुछ जनरेशन में इंडियन से भी शादी हो गई, कुछ में एशियन से आ गई। तो अफ्रीकन पेरेंट्स के जीन्स और इन सब के जीन्स मिलाकर एक नया कलर कॉम्बिनेशन ला दे रहे हैं। मैं आपको एक मतलब ऐसी चीज दिखाऊं जो आपने शायद कभी देखी भी नहीं होगी। ये देखो, यहां पर ये एक ऑप्शन है। अगर थोड़ा सा बैक जाऊं, यहां पर मैं निकाल रहा था आप लोगों के लिए, ये देखो, खुल जा सिम। यहां पर अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखो तो आपको ना व्हाइट रंग की लड़की भी दिखाई दे रही होगी। ये देखो, ये तक हो सकता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर कि आपका स्किन टोन ही बदल जाए, मल्टीपल जीन्स मिलके एक नया रंग बना दें। ये बिल्कुल हो सकता है, दिस कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। चलिए, यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहां से हम जरा अब आते हैं पिलोट्रॉफी जीन। पिलोट्रॉफी क्या होता है? पिलोट्रॉफी मतलब होता है म्यूटेशन, मतलब पूरी तरह से एक जीन ही बदल चुका। आपने इलेक्ट्रिक ईल का नाम सुना है? एक ऐसी मछली जिसको अगर आप टच करेंगे तो करंट लगेगा। वो क्यों करंट दे पा रही है? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। आपने क्या नाम है, नाम भूल गया मैं, जो रात में जुगनू, यस, जुगनू रात में रोशनी दे पाता है। तो वो कैसे दे पाता है? म्यूटेशन दोनों टाइप के होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। म्यूटेशन कैसे होते हैं? अच्छे भी होते हैं जो फायदा दे जाते हैं, और बुरे भी होते हैं जो जिनका कोई काम नहीं होता, और तीसरे भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, इनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने काफी सारे लोग देखे होंगे इनके हाथ में 6 उंगलियां होती हैं, समझ लो ना, 1 2 3 4 और ये अंगूठा आ गया 5। तो ये छठी उंगली है, इसका काम क्या है? 6 उंगलियां हैं। आप ऋतिक रोशन को लो, ऋतिक रोशन के पास 2 अंगूठे हैं, 2 थम्स है। अब मुझे बताओ उसके 2 अंगूठे का काम क्या है? और है ना 2 अंगूठे। 2 अंगूठे का मतलब है कि देयर इज अ म्यूटेशन, बदलाव आया है। क्लियर है? बात समझ आ रही है? चलो, अब यहां से मतलब थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहां से पिलोट्रॉफी में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है, एक बीमारी होती है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। क्या नाम है? सिकल सेल एनीमिया। तो एनीमिया के अंदर क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में नॉर्मली जो आरबीसी का साइज होता है वो गोल होता है। आरबीसी जो होती है वो गोल होती है, बट सिकल सेल एनीमिया में ये ऐसी हो जाती है, ठीक है। अब जब ये, अगर आप ध्यान से देखो, ये वो वाला औजार बन गया जैसी फसल काटने वाला होता है, इसलिए इसे कहते हैं सिकल। सिकल वो औजार होता है जिससे फसल आप काटते हैं, और इसकी शेप हो गई चांद शेप की। नाउ अब मुझे जरा लॉजिक सोच के जरा बताओ। मान लो एक बॉटल है, एक बॉटल के अंदर 2 लीटर पानी आता है, ठीक है। अब मैंने इस बॉटल को क्रश कर दिया और बॉटल कुछ ऐसी दिखने लगी, और ये परमानेंट डैमेज है, मैं कह रहा हूं परमानेंट डैमेज। और इसकी बॉटल के लेवल पे लिखा है 2 लीटर, पर क्या 2 लीटर पानी आ पाएगा? नहीं। सेम वे जब सिकल से शेप में आपकी आरबीसी हो जाती है तो उसमें उतना ऑक्सीजन नहीं आ पाता जितना जरूरत होती है, जिसकी वजह से आदमी को बहुत जल्दी थकान,
और ऑर्गन्स में डैमेज होने लगता है। अब ऑर्गन्स में डैमेज कैसे होने लगता है भाई, अगर मान लो कार के अंदर आप केरोसिन डालो तो भैया गाड़ी चलेगी? नहीं चल पाएगी। या मैं कहूं कार के अंदर जितना पेट्रोल चाहिए चलाने के लिए उतना पेट्रोल नहीं डाल ले, मैंने कहा एक बूंद पेट्रोल डाल दिया चला ले गाड़ी, नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पा रही? क्योंकि भैया उसमें डैमेज, मतलब उसमें प्रॉपर पेट्रोल नहीं पहुंच पा रहा है। सो इसकी वजह से आपके हार्ट में, आपके बोन्स में, आपकी आईज में दिक्कत आने लगती है। और यहाँ पर एक और ऐसी बीमारी का नाम है, इसका नाम है मार्फन सिंड्रोम। क्या नाम है? मार्फन सिंड्रोम और सिकल सेल एनीमिया, दोनों एक जैसा काम करते हैं। दोनों याद रखना कि इसमें आरबीसी का शेप ही बदल जाता है। क्या कह रहा हूं? आरबीसी का शेप ही बदल जाता है और इसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती डिफरेंट ऑर्गन्स तक और ऑर्गन्स अपना काम करना बंद करना शुरू लगते हैं, है ना। और इसका कोई इलाज नहीं है, ये जिसके होती है वो होती है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा और चलते हैं जरा। अब आता है यहाँ पर कहानी सेक्स डिटर्मिनेशन की। देखो सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है। देखो सेक्स डिटरमाइन करने के लिए आपके पास वाई क्रोमोसोम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? वाई क्रोमोसोम्स। वाई क्रोमोसोम जरूरी होता है लड़का पैदा करने के लिए। बट आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, कई साल पहले, वैसे आप में से काफी को पता होगा, स्कूल में कहानी सुनाई जाती है कि अगर लड़की को लड़का नहीं होता है तो लड़की को डंडों से मारा जाता था। लिटरली डंडों से मारा जाता था कि ये लड़की जानबूझ के ऐसे कर रही है कि लड़का पैदा नहीं कर रही है। पर होता क्या है, जो आपका मेल होता है उसके पास होता है एक्स वाई क्रोमोसोम्स और जो फीमेल होता है उसको चाहिए होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। मतलब अगर ये दो क्रोमोसोम्स एक्स एक्स होंगे तो फीमेल पैदा होगी और एक्स वाई होंगे तो मेल पैदा होगी। तो जब नया बच्चा पैदा करना होता है तो वो एक एक क्रोमोसोम भेजते हैं। तो ऐसा हो सकता है पापा या तो एक्स क्रोमोसोम भेज दें या ऐसा हो सकता है वाई क्रोमोसोम भेज दें। ठीक है, सेम वे यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम से भेजेगा, दूसरा भी एक्स क्रोमोसोम भेजेगा। तो पापा के पास ताकत है लड़का पैदा करने की, मम्मी के पास नहीं है। आज समझ रहे? देखो जब यहाँ पर पापा ने, मम्मी ने मेटिंग करी, इंटरकोर्स किया, तो एक बार भेजे एक्स एक्स क्रोमोसोम जिसकी वजह से क्या हो गई? लड़की। दूसरी बार था एक्स एक्स और एक्स वाई, दोनों में जब इंटरमेटिंग हुई तो मिला लड़का। क्यों मिला? क्योंकि भैया पापा ने वाई क्रोमोसोम्स दिए तब। अब सवाल ये है, ये तो इंसानों में हो गया, क्या जानवरों में भी ऐसा होता है? नहीं। देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं बर्ड का। बर्ड में होता है उल्टा। बर्ड में जो फीमेल बर्ड होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है कि भैया लड़का पैदा होगा कि लड़की। क्यों? फीमेल पे दो चीज होती है, ZW, और मेल पे होता है ZZ। तो अगर मेल को बच्चा पैदा करने के लिए क्रोमोसोम देना है वो तो Z ही देगा, वो तो फीमेल के ऊपर है। अगर वो ZZ दे देती है तो मेल पैदा हो जाएगा और अगर वो ZW दे देती है तो वो फीमेल को पैदा कर देगी। सोच के देखो, उल्टा है एकदम। यहां पर लड़का रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि लड़की के पास XY है और यहां पर फीमेल रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि फीमेल के पास ZW है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, इतनी क्लियरिटी नहीं हुई होगी। ठीक है, नाउ जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स ही कहते हैं कि अगर आपको फीमेल ही पैदा करना है तो आपको 2 एक्स देने पड़ेंगे और अगर मेल पैदा करना है तो 1 एक्स दे दो, दूसरी जगह कुछ दो ही मत, खाली रखो खाली, तो आपका लड़का पैदा होगा। वहीं जो आपकी वो होती हैं, क्या कहते हैं, जो एनिमल्स वार्म टेम्परेचर वाले होते हैं, उनमें क्या होता है, ऐसा डिसाइड होता है कि अगर आप अंडे को ज्यादा सेक दोगे तो लड़का पैदा हो जाएगा और अगर अंडे को कम सेकोगे तो मेल पैदा हो जाएगा। क्लियर है? सेम वे जो आपकी बीज और आंट्स होती हैं वो भी ये कहती हैं अगर अंडे को ज्यादा समय दोगे तो वो डिप्लॉयड बन जाएगा और मतलब ज्यादा पका हुआ फर्टिलाइज एग बन जाएगा तो आप फीमेल पैदा कर सकते हो। ठीक है, पर अगर वो अनफर्टिलाइज रह गया, पूरी तरह से पका नहीं, तो मेल पैदा हो जाएगा। क्लियर है? ये पूरी कहानी। ठीक है, नाउ आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, ईश्वर ने जब हमें बनाया है तो उसने मेल के लिए इज्जत रखी नहीं है, मेल के लिए कोई रिस्पेक्ट रखी नहीं है। सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट मानी है उन्होंने फीमेल की मानी है। भगवान का मानना है कि एक बार को आदमी मेल निपट जाए दुनिया से, धरती से, तो ह्यूमन की पॉपुलेशन को इफेक्ट या बच्चा पैदा करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सोच के देखो, ये भी एक लड़की है और ये भी एक लड़की है। बच्चा पैदा होने के लिए तो अगर XX क्रोमोसोम भी मिल जाए तो हो जाएगा ना काम, बच्चा तो पैदा हो गया, बस पैदा क्या होगी, लड़की पैदा होगी। बात समझ आ रही है? तो भगवान ने बनाया ऐसा है कि भैया फीमेल को ज्यादा स्ट्रांग बनाया। सर पर आपने स्ट्रांग रहने का रीजन नहीं बताया। देखो ऐसा था,
भगवान ने जो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा अभी, एक्स क्रोमोसोम को तो बनाया बहुत स्ट्रॉन्ग, एक्स क्रोमोसोम को बनाया है बहुत स्ट्रॉन्ग, और वाई क्रोमोसोम को बनाया बड़ा वीक। क्लियर है? तो इस चक्कर में अगर वाई क्रोमोसोम्स के बारे में आप सुनते भी होगे, आने वाले समय में ये क्रोमोसोम लुप्त हो जाएगा। समझो मेरी बात? तो ये पूरी कहानी है, ठीक है ना। चलो, अब क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, ऐसा होता है, विच जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर SRY जीन, ठीक है ना। कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है SRY जीन के? अब SRY क्या होता है? SRY उसकी फुल फॉर्म होती है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। क्या होता है? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। तो इसके लिए जब भी आंसर आए आपको ध्यान रखना है वाई क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट होता है SRY जीन, क्योंकि अगर XY मिल गया तो आपको पता लग जाएगा वो मेल है, और अगर वाई आपको क्रोमोसोम नहीं मिलता है वहां पर तो वो जगह क्या है? फीमेल है वहां पर। ये है पूरी, ठीक है ना, ये है पूरी की पूरी कहानी और जो आपको समझने वाली है ना। हो अब मामला और खतरनाक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मुझे लगता नहीं आपको समझ में ज्यादा आएगा। अगर आ जाए तो भैया मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है ना। ये मुश्किलें बहुत लोगों समझ नहीं आता। अब देखो, ऐसा होता है कभी कभार लड़का पैदा होने की खबर आई बट पैदा हो गई लड़की, ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छी तरह से। देखिए, कई बार क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम्स, एक मिनट मैं ऐसे मिटाऊं जरा पहले, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लो एक्स का काम और वाई के काम से एक मेल पैदा होता, बट एक्चुअल में मेल बनाने का काम किसका? वाई का, क्योंकि अगर इसकी जगह एक्स आ जाता तो ये फीमेल बन जाता। तो मान लो वाई वाला क्रोमोसोम आ तो गया पर काम नहीं कर रहा। मतलब अगर मान लो घर में टीवी आया और टीवी काम नहीं कर रहा, तो फिर टीवी किस चीज लिए है? कुछ नहीं सर, कोई काम ही नहीं, डब्बा है वो तो। एग्जैक्टली सेम वे वाई क्रोमोसोम कई बार जीन्स में आ तो जाता है बच्चा पैदा होने में, ठीक है ना, बट काम नहीं करता। अगर ये काम नहीं करेगा तो ये ऑटोमेटिकली फीमेल में पैदा हो जाएगा। पर क्या वो फीमेल हेल्दी होगी? तो जवाब है नहीं, वो फीमेल बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगी, ठीक है ना। और उससे मतलब बच्चा भी पैदा नहीं होगा, वो आगे औरत ना रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। और इस बीमारी को हम कहते हैं स्वीयर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? स्वीयर सिंड्रोम, क्लियर है। जिसमें क्रोमोसोम्स तो बराबर थे, क्रोमोसोम्स तो एकदम बराबर थे, सब कुछ ठीक आया, पर जो वाई क्रोमोसोम है उसने काम करना बंद कर दिया, ढंग से काम नहीं करा, जिसकी वजह से लड़का पैदा नहीं हो पाया और वो लड़की में बन के आ गया। क्लियर है? चलिए, दूसरा क्या होता है कि लड़की पैदा हुई, सबको दिख रहा है लड़की पैदा हुई, बट ऐसा हुआ एक्स क्रोमोसोम्स के साथ वाई क्रोमोसोम चिपक के आ गया। एक्स क्रोमोसोम्स के साथ वाई क्रोमोसोम्स चिपक के आ गया और उसने पता नहीं लगने दिया। जब टेस्ट वेस्ट हुए तो पता ही लगने दिया। तो जब पता नहीं लगा तो क्या हुआ वो लड़की तो पैदा हुई, लड़की तो पैदा हुई, बट उसमें अगेन आप लड़की जैसा कोई भी नेचर नहीं देख पाओगे। मतलब वो जो बड़ी होगी वो एक लड़के की तरफ बड़ी होगी, उसके पास पीनस होगी, उसके पास टेस्टीज होंगी, ठीक है, उसके पास सारी चीजें होंगी। क्लियर है? बिल्कुल लड़का ही होगी वो, ठीक है। तो एक्सएक्स जीन में जब वाई जीन छुप के आ जाता है, क्या कह रहा हूं, एक्सएक्स जीन में जब वाई जीन छुप के आ जाता है या कहता है एक्स के साथ वाई एकदम जुड़ जाता है, तो वो पैदा तो दिखाता है कि भैया फीमेल ही हुई है, ठीक है, रिजल्ट तो फीमेल का ही है, बट समय के साथ टेस्टिस और पीनस दोनों का जन्म हो जाता है, मतलब दोनों डेवलप होनी शुरू हो जाती, ठीक है ना। और इस बीमारी को कहा जाता है एक्स एक्स मेल सिंड्रोम। क्या कहा जाता है? एक्स एक्स मेल सिंड्रोम, ठीक है ना। बात समझ में आई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आई। अब एक और बीमारी पकड़ते हैं। अभी हमने 2 बीमारियां पढ़ी हैं, तीसरी बीमारी पढ़ते हैं जेनेटिकली। जेनेटिकली इस बीमारी को कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि ऐसा होता है हमारी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। अब 46 क्रोमोसोम्स को हम 23 के पेयर्स में कहते हैं। क्यों 23 के पेयर्स में कहते हैं? क्योंकि जो मम्मी पापा होते हैं
उन दोनों के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। पर ये दोनों 23 देते हैं, तो इसको हम इसलिए बोलते हैं 23 पेयर्स। क्या कहते हैं? 23 पेयर्स भी जोड़े में आ रहे हैं साथ में। क्लियर है ना? गलती से क्या हो जाता है, गलती से छोड़ो, पहले एक बात समझो, जो हमारी बॉडी में 22 क्रोमोसोम्स प्लस 1 क्रोमोसोम्स के कॉम्बिनेशन में आते हैं। 23 जो होते हैं 22 प्लस 1 के क्रोमोसोम्स। जो 22 है इनका काम क्या होता है? लेग्स बनाना, आईज बनाना, हार्ट बनाना, ये सारे काम, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स बनाने के काम है, ये वो 22 डिसाइड करते हैं। पर मेल फीमेल का डिसाइड होना यहां पर लिखा हो। क्लियर है? नाउ अब यहीं पर मामला गड़बड़ हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि कभी कभार या तो पापा की साइड से या मम्मी की साइड से एक ने तो अपना जेंडर वाला क्रोमोसोम भेज दिया, पर एक ने भेजा ही नहीं। एक ने भेजा ही नहीं। नाउ जब आपके पास, ध्यान रखो, जब भी आपके पास एक क्रोमोसोम एक्स आ जाए और दूसरा वाला एब्सेंट हो, तो हम उसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम। और क्योंकि खाली एक्स वाला आया है, तो हम इसे कहते हैं जीनोटाइप XO, जिसकी वजह से पैदा तो लड़की होती है, बट उसमें कई सारी दिक्कत आती है। पहली दिक्कत, हाइट डेवलप नहीं होगी। दूसरी दिक्कत, पूरी तरह से फीमेल नहीं बन पाएगी। लास्ट दिक्कत, बैब नेक, गर्दन देखो अजीब सी दिख रही होगी। ठीक है ना? तो ये दिक्कत आ जाती है, बच्चे भी पैदा नहीं कर पाएगी और पीरियड साइकिल भी नहीं आएगी। ये इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। अब आते हैं अगली बीमारी पे। अगली बीमारी का नाम है क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम। क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम में क्या हुआ कि XX क्रोमोसोम्स तो आए, पर एक क्रोमोसोम साफ साफ दिख रहा है कि Y भी आ गया है ना। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। यहां पर क्या हुआ, एक लड़का पैदा हो गया, पर लड़कियों की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी, मतलब उसके पास ब्रेस्ट होगी, जैसे औरतों के पास ब्रेस्ट होती है, उसके पास भी ब्रेस्ट होगी। क्योंकि वो लड़कियों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी लेके पैदा हुआ है, तो उसकी जो टेस्टीज हैं या पीनस है वो काम नहीं करेगी, स्पर्म्स नहीं निकलेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, स्पर्म्स नहीं निकलेंगे। ठीक है? लड़कियों के कम बाल होते हैं एज कंपेयर टू मेन, तो यहां पर फेशियल हेयर भी कम होंगे। ठीक है ना? पर दिखेगा वो लड़का, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हमने कई चीजें पढ़ी अभी। हमने ये समझा कि मेल फीमेल कैसे बनते हैं, SRY जीन क्या होता है, Y क्रोमोसोम का काम क्या होता है। ठीक है? फिर हमने पढ़ा कई जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़े, जैसे टर्नर और क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम हमने पढ़ा। ठीक है ना? ये हमारी मेन चीजें थी जो हमने भैया अभी पढ़ी। क्लियर है? अब भैया म्यूटेशन आपको याद है, मैंने आपको म्यूटेशन के बारे में जिक्र करके बताया था, नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूं। म्यूटेशन मतलब होता है कि आप में कुछ शक्तियां आ गई हैं। शक्तियां मतलब शक्तियां अच्छी भी हो सकती हैं, शक्तियां बुरी भी हो सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक ईल जो होती है, इलेक्ट्रिक ईल बिजली मतलब करंट भेजती है। वहीं जो जुगनू होता है, जुगनू लाइट पैदा कर सकता है जिससे रोशनी मिलती है। नाउ ये जीन्स तो हो गए जो अच्छे हैं, पर जरूरी नहीं ये जीन्स अच्छे हों, ये खराब भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो म्यूटेशन का काम क्या होता है कि वो आपके DNA में चीजें ही बदल देता है, जिससे जो पर्टिकुलर जीन का काम होता है वो जीन का काम खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब इसमें एक सबसे बढ़िया आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर एक सबसे ज्यादा मतलब जो एग्जाम में बहुत ही कॉमन है, वो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्या नाम है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। उसमें एक बीमारी का नाम है डाउन सिंड्रोम, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। और एक और यहाँ पर है जीन म्यूटेशन, जिसमें क्या होता है, DNA के अंदर जो ATGC होते हैं ये काम नहीं करते। जैसे इसमें था सिकल सेल एनीमिया जो हमने बात करी थी। तो जीन म्यूटेशन में अगर आप में बात करनी हो तो ध्यान रखना, सिकल सेल एनीमिया ये रेस्पॉन्सिबल है। ठीक? अगर आपको याद हो, अगर आपने पुरानी वाली वीडियो देखी है तो उसमें इस तरह का डायग्राम होता है और उसमें ATGC वाले डायग्राम बने होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, तेरे नाल में, अरे आजा भाई, ये देखो, ये ऐसे स्ट्रैंड्स बने होते हैं। तो जिसमें जीन म्यूटेशन होता है, उसमें ये जो सीरिया टाइप की चीज होती हैं ये खराब हो जाती हैं। और जब ये खराब हो जाती हैं तो इसमें एक सबसे कॉमन बीमारी जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है सिकल एनीमिया, ये आपको हो जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? जीन म्यूटेशन। क्या कहते हैं? जीन म्यूटेशन। ठीक है?
अभी हमारे पास अगली जो चीज थी जो मैं आपको बता रहा था म्यूटेशन के अंदर, वो था क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ये देखो क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या तो ज्यादा आ सकते हैं या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लो डाउन सिंड्रोम नाम की आपने एक बीमारी सुनी होगी, रिसेंटली एक मूवी भी आई थी, अगर आपने देखा हो तो मैं आपको क्रोम पे एक मिनट दिखाता हूं। ये होते हैं डाउन सिंड्रोम। देखो डाउन सिंड्रोम में खास बात क्या होती है, एक तो आप नोटिस करोगे इनका चेहरा अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये लोग, इनकी हाइट भी बहुत शॉर्टेज रहती है। दूसरी बात, ये हुआ कैसे है डाउन सिंड्रोम, अगर आपको नहीं पता तो ऐसा होता है, हमारी बॉडी में नॉर्मली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 में से इनके 2 मिसिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से टोटल क्रोमोसोम 21 होते हैं। और 21 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भैया बंदे को अब हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, जिसमें कई सारी बातें होती हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आगे बताऊंगा, यहाँ पर दिखा होगा, बट डाउन सिंड्रोम में आपको आपकी जो चेहरा है, फेशियल स्ट्रक्चर वो नॉर्मल नहीं दिखता, याददाश्त कमजोर हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद हाइट कम रह जाती है, नॉर्मल चीजें आप नहीं कर सकते हो, भूल जाओगे आप, कोई लिखी हुई चीज को आप समझ नहीं सकते चाहे हम आपको कितना भी समझा दें। ठीक है, तो ये दिक्कत है आपके साथ क्या नाम है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आ जाती है। फिर एक और म्यूटेशन होता है, उसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है कि कोई भी डीएनए की सीक्वेंस या तो ऐड हो जाती है या सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बात समझ लो। तो इसी बीमारी को कहते हैं साइटिक फाइब्रोसिस। क्या कहते हैं, साइटिक फाइब्रोसिस। एक और होता है, इसका नाम है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन का मतलब इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन चेंज हो सकता है, बट इंसान की लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जैसे आप हेयर्स का कलर ले लो, ठीक है, आईज का कलर्स ले लो, ठीक है, तो ये सब जो है ये म्यूटेशन ही है कि आपके रंग बिरंगे बाल हो सकते हैं अलग अलग टाइप के, बट ये सारे साइलेंट म्यूटेशन, जिसको कुछ भी पता नहीं लगता, कोई विजिबल इफेक्ट नहीं दिखता आपको एज सच, कोई पढ़ा कि भैया आप कहो कि भैया बदलाव आ गए बहुत तगड़े वाले, जैसे दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, ये आपके सारे टाइप के 4 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन आते हैं। ठीक है ना, नाउ म्यूटेशन होता कैसे है इसको भी हम समझ लेते हैं जरा, पर ये चैप्टर कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं सारा पूरा पढ़ाऊंगा। चलो ठीक है, यहाँ तक पढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो म्यूटेशन का एक्सटर्नल कॉज होता है कि या तो रेडिएशन लग जाए, ठीक है, अगर आप सिगरेट बहुत पीते हो या आपके पानी में पेस्टिसाइड्स हैं तो भी डीएनए का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। और एक वायरस होता है एड्स, ठीक है, या उस जैसा और भी कोई वायरस आपकी बॉडी में घुस जाता है तो भी वो डीएनए को बदल देगा, जिससे आपकी बॉडी में म्यूटेशन हो सकते हैं। अगला है इंटरनल कॉजेस। इंटरनल कॉजेस में क्या होता है, समटाइम मिस्टेक्स हैपन व्हेन सेल्स कॉपी डीएनए। ठीक है ना, मतलब कैसे बताऊं मैं, हाँ, जब डीएनए बन रहा है ना तभी वो गलत बन गया, जब डीएनए बना तभी वो गलत बन गया, उसे हम कहते हैं एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अगला होता है कि एजिंग के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आईज हैं, अगर आपकी आईज में 3 नंबर या 3 नंबर से ज्यादा का चश्मा लग जाए तो आपके बच्चे की जो आंखें होंगी, अगर वो पैदा हुआ है जब आपका 3 नंबर से ज्यादा का चश्मा हो गया तो उसकी आंखें कमजोर होंगी। अगर आपके मम्मी पापा को डायबिटीज थायराइड कुछ है और तब उन्होंने आपको पैदा किया तो आपको भी डायबिटीज और थायराइड होगा। क्लियर, ये होता है पूरा एक्सटर्नल कॉजेज और या इंटरनल कॉजेज ऑफ द म्यूटेशन। क्लियर है, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिए। हार्मफुल म्यूटेशन मैंने आपको बता दी, खतरनाक क्या होता है। बेनिफिशियल म्यूटेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपको सिकल सेल एनीमिया होता है तो आपको मलेरिया नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, कई बार लोगों को ना लैक्टोज टॉलरेंस बना देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बचपन से लेके 18 साल तक दूध पीते हैं तो आपको बहुत फायदा देता है, आपकी बोन हड्डियां ग्रोथ में सब में मदद करता है। पर अगर आप उसी रेट से दूध 18 साल के बाद भी पीते रहो तो वो आपको नुकसान कर देगा। ठीक है, पर यहाँ पर आपकी बॉडी लैक्टोज टॉलरेंस बन सकती है कि दूध को पचा ले और डाइजेस्ट कर ले। कुछ होते हैं न्यूट्रल, मैंने आपको बताया, हेयर कलर बदलना, हाई कलर बदलना, इसे हम कहते हैं 3 टाइप ऑफ हार्मफुल बेनिफिशियल वो टाइप की म्यूटेशन। ठीक है ना, मैंने आपको आई थिंक सब कुछ बता दिया है। डाउन सिंड्रोम भी मैं आपको समझा चुका हूं, मैं आपको अभी जस्ट मैंने सिकल सेल एनीमिया में आपको बता चुका हूं, दोबारा रिपीटिशन है बस ये। बस भैया अभी के लिए हम यहाँ तक रोक देते हैं, यहाँ से अभी बहुत चीजें अभी बाकी हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं अभी पहुंचा हूं, अगर मैं थोड़ा दिखाऊं, मैं पहुंचा हूं यहां पर, ये यहां पर 57 स्लाइड से मुझे अभी पढ़ाना है। ठीक है,
और 57 से आप थोड़ा नीचे की तरफ देखो तो भाई 86 तक मुझे अभी खत्म करना है। अभी कम से कम 30 स्लाइड और बाकी है, एक क्लास और लगेगी पूरी क्लास खत्म करने में। मैं चाहता हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि वीडियो लगी कैसे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में भर दो भाई, जितने व्यू देख रहे हो तुम 4 लोग देख रहे हो, चारों बता दो यार कैसी लगी हो। 100 लोग देख रहे हो 100 लोग बता दो, पर बताना जरूर कमेंट में पीडीएफ और टेस्ट के बारे में। देखो ये पीडीएफ टेस्ट के सीन क्या है कि मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ डालूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम एनडीए के लिए अलग है, सीडीएस के लिए अलग है। कि अगर आपको टेलीग्राम ना मिले तो सिंपल गूगल पे जाना, गूगल पे जाकर सर्च करना एनडीए सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड टेलीग्राम, ठीक है, ये लिखना। सीडीएस वाले हो तो गूगल पे लिखना सीडीएस सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड टेलीग्राम, तो आपको पूरा का पूरा टेलीग्राम मिल जाएगा। अब बात आती है टेस्ट कैसे मिलेगा। इसका आपको टेस्ट भी मिल जाएगा प्रॉपर आपके लिए। उसके पास ना आपको इसकी ऐप होनी चाहिए, हमारी सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप होनी चाहिए। टेस्ट एकदम फ्री है। टेस्ट आपको जाके मिलेगा यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना, 3 डॉट्स में जाके फ्री मटेरियल में जाना। फ्री मटेरियल में जाकर आपके सामने होंगे डॉक्यूमेंट, वीडियो, टेस्ट। डॉक्यूमेंट में आपको करंट अफेयर की डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मिल जाएगा। टेस्ट में आपको चैप्टर वाइज, ना केवल करंट अफेयर का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबके टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे चैप्टर वाइज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे 1 साल दे दो, सिर्फ 1 साल, मैं आपको वादा कर रहा हूं मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराकर उस कॉन्फिडेंस पे खड़ा कर दूंगा कि आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आप मुझे एक बार अपना यकीन दे दो, 1 साल दे दो मुझे बस, मैं आपके एग्जाम निकलवा दूंगा। भाई सीडीएस वालों से मैं वादा कर रहा हूँ, सीएपीएफ भी निकलवा दूंगा, एफकेट भी निकलवा दूंगा, आईबी भी निकलवा दूंगा, ठीक है ना, कोस्ट गार्ड भी निकलवा दूंगा। बस आपको मुझे अपना 1 साल देना है। 1 साल में मैं आपके बस 3 बार रिवीजन करा दूं पूरे सिलेबस का, मैं आपका पेपर निकलवा दूंगा। प्लीज मुझे 1 साल दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा। अगर आपको लगे नहीं मुझे सिर्फ आपसे एक सब्जेक्ट करना है, पॉलिटी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, खाली जीके पढ़नी है या खाली मैथ्स रीजनिंग पढ़नी है, तो मैं आपको ये भी वादा करता हूं कि आप एक सब्जेक्ट मुझसे पढ़ो और आप किसी और सब्जेक्ट के भी डाउट मुझसे पूछ लो, मैं आपको बिल्कुल करा दूंगा, ठीक है। याद रखना कि मैं आपको 1 to 1 मिलता हूं। नॉर्मली किसी भी पीडब्ल्यू में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीचर आपको 1 to 1 नहीं मिलता, यहाँ पर मैं आपको 1 to 1 मिलता हूँ वीडियो कॉल के थ्रू। आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हो, कोई और बच्चा नहीं होगा, सिर्फ आप और मैं बैठ के काम करेंगे सपने पे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर और मेक श्योर कमेंट बहुत करना भाई, कमेंट चाहिए मुझे कि भैया वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में दम है तो बताओ यार, मेरे लिए जितने व्यूज हो मुझे उतने ही कमेंट चाहिए। अगर 1 व्यू आ रहा है तो मुझे कमेंट चाहिए कि यार वीडियो थी कैसी, क्योंकि कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, व्यूज मुझे मोटिवेशन नहीं देते कि अगली वीडियो बनाने के लिए बनानी। तो प्लीज मेक श्योर अपने कमेंट्स देके बताओ ये वीडियो कैसी लगी। आई लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।